हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए हम लोग पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक का टॉपिक करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था और पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, इसमें हर जितने भी एग्ज़ाम है, जैसे जो भी एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जैसे आईआईटी जैम हो गया, इवन जो सीएसआई नेट और गेट का भी एग्ज़ाम देखो, उसमें हर साल आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पर कई सारे लेक्चर्स होंगे। तो हम लोग इसमें पहले पोलराइजेशन का थ्योरी पार्ट देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग अलग अलग फील्ड्स निकालते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग बाउंड चार्ज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, वो हम लोग देखेंगे। बाउंड्री कंडीशन, 3 बाउंड्री कंडीशन आपको पढ़ना है। बाउंड्री कंडीशन ऑफ पोलराइजेशन, बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बाउंड्री कंडीशन ऑफ डी। फिर आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि हाउ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेज द कैपेसिटेंस, कैसे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से कैपेसिटेंस हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन हम लोग का इस चैप्टर में रहेगा। यू आर वॉचिंग टी विद्या फिजिक्स चैनल and this channel is meant for the people who are preparing for IIT JAM, CSIR NET, और जो ग्रेजुएशन में फिजिक्स ले रखे हैं और इवन जो जिनको इंटरेस्ट है हायर फिजिक्स पढ़ने का, वो सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक से क्या समझते हो आप? व्हेन आई से डाइलेक्ट्रिक, क्या, व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक? व्हेन आई से डाइलेक्ट्रिक, व्हाट कम्स टू योर माइंड? जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या क्या दिमाग में पिक्चर बनता है डाइलेक्ट्रिक बोलने से? पोलराइजेशन तो हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट इज पोलराइजेशन, बट डाइलेक्ट्रिक तो बड़ा कॉमन सा एक टर्म है। तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन्ड बाय डाइलेक्ट्रिक? अब देखो, कई सारी चीज़ का मीनिंग जो है ना, ये डिपेंड करता है तुम किससे पूछ रहे हो। अगर हम सॉलिड स्टेट वालों से पूछेंगे, जो मटेरियल साइंस के लोग हैं, उनसे अगर पूछेंगे तो फटाक से जवाब देगा कि डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स, डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर। अगर यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लोगों से पूछेंगे तो वो तो कहेगा कि सारा ही मटेरियल नेचर का डाइलेक्ट्रिक है। इवन कंडक्टर कैन ऑल्सो बी सीन एज स्पेशल काइंड ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इवन वैक्यूम कैन ऑल्सो बी सीन एज स्पेशल काइंड ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो इट ऑल डिपेंड्स कि तुम ये सवाल जो है किससे पूछ रहे हो, किससे पूछ रहे हो। ठीक है, जैसे आजकल इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि किससे आप पूछ रहे हैं। जिसका अच्छा चल रहा है तो कहेगा नहीं, कोई स्लो डाउन नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स। जैसे इवन लॉकडाउन हुआ था कोरोना में, तो सब काम ठप था। ठीक है, कोचिंग वोचिंग सब बंद था, लेकिन उसमें कई लोग फार्मेसी से जुड़े हुए थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। इट ऑल डिपेंड्स कि तुम किससे क्या पूछ रहे हो। अगर डाइलेक्ट्रिक का भी देखा जाए तो अगर आप मटेरियल साइंस वाले से पूछेंगे, एकदम से बोल देगा इंसुलेटर। उसको बोलो कि कंडक्टर कैन ऑल्सो भी ये डाइलेक्ट्रिक, वो बिल्कुल ही मतलब गर्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला तो कहेगा कि हाँ, कंडक्टर भी स्पेशल काइंड ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, वैक्यूम भी स्पेशल काइंड ऑफ डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो देखते हैं, लेट्स सी, आगे समझ में आएगा। पहले तो उन्हीं का डेफिनेशन लेके स्टार्ट करते हैं, जो मटेरियल साइंस वालों के लोग हैं, कि वो लोग जो बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर, वही अभी अज्यूम करके चलते हैं कि चलो इंसुलेटर होता है, डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर, इंसुलेटर्स आर डाइलेक्ट्रिक, ऐसे अभी अज्यूम करके चलते हैं। फिर आगे चल के देखेंगे हाउ कंडक्टर एंड इवन वैक्यूम कैन ऑल्सो बी सीन एज ए वेरी वेरी स्पेशल काइंड ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जबकि वैक्यूम में तो कुछ होता ही नहीं है। तब भी हम लोग देखेंगे, और इनफैक्ट इसको मान के ना एक सवाल भी करेंगे हम लोग। we'll see later on कि how I can see conductor and vacuum as a very very special kind of dielectric। अभी दिमाग में रखते हैं कि इंसुलेटर से डाइलेक्ट्रिक, ऑफ कोर्स इंसुलेटर से डाइलेक्ट्रिक, ऑफ कोर्स इंसुलेटर्स आर डाइलेक्ट्रिक। तो इंसुलेटर आर डाइलेक्ट्रिक ऐसे मान के डिस्कशन शुरू करते हैं। अच्छा, व्हेन आई से इंसुलेटर्स आर डाइलेक्ट्रिक, व्हाट डज इंसुलेटर कंसिस्ट ऑफ? इंसुलेटर के अंदर क्या होता है? अगेन, अब ये डिपेंड करता है तुम किससे पूछ रहे हो। अगर केमिस्ट्री वाले से पूछोगे तो कहेगा कि इंसुलेटर कंसिस्ट ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे ये पेन है, प्लास्टिक का है, तो प्लास्टिक में क्या है? यू हैव लॉट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और यही अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले से पूछोगे तो कहेगा इसके अंदर डाइपोल होता है। वो तो मॉलिक्यूल को डाइपोल की तरह देख रहा है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चश्मा पहने हुए है, तो कहेगा इट कंसिस्ट ऑफ डाइपोल्स। नहीं, तो अभी तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हैं,
तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एस्पेक्ट है उसको पे ज़्यादा हम लोग स्ट्रेस किए हुए हैं। एक चैप्टर आपको मटेरियल साइंस से मिलेगा, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो वहाँ पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन एस्पेक्ट, जो मटेरियल का जो स्ट्रक्चर एस्पेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ डाइलेक्ट्रिक की उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज और फील्ड को अफेक्ट करता है। तो हम लोग का डाइलेक्ट्रिक का स्टडी जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वी आर स्टडिंग डाइलेक्ट्रिक फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग बहुत ज़्यादा उसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में नहीं घुसेंगे क्योंकि वो हमारा टॉपिक है भी नहीं अभी, ठीक है। आगे सॉलिड स्टेट फेज पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक एज ऑफ नाउ लेट्स कंसीडर डाइलेक्ट्रिक एज इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर क्या है, you have lots of organic and inorganic molecules which can be seen as dipoles, which can be seen as dipoles, क्योंकि देखो कोई भी मॉलिक्यूल में अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, सपोज दिस इज ए मॉलिक्यूल, so molecule you have say a diatomic molecule, say HCl, in general I am writing as A, B. So if the molecule consists of dissimilar atoms, and usually in insulator the molecule consists of dissimilar atoms, dissimilar मतलब अलग अलग atoms consist कर रहा है। तो of course चूंकि atoms अलग अलग होंगे तो उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क होएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क होगा। अब ऐसे यहाँ देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू H, तो क्या करेगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो बॉन्डेड पेयर, जो बॉन्डेड पेयर है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपनी तरफ पुल करेगा। जो अपनी तरफ पुल करेगा इट विल डेवलप ए पार्शियली नेगेटिव चार्ज, आइए सॉरी उल्टा कर रहा है, ये पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इट इज बिहेवियर लाइक ए डाइपोल, नहीं, you have positive charge, negative charge separated, behaving like a dipole। अगर B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बॉन्डेड पेयर को पुल करेगा, बिकमिंग नेगेटिव, here it is positive, ठीक है। तो the molecules behave like a dipole, it behaves like equal and opposite charge separated by a small distance, that small distance will be in the range of angstrom, वो small distance angstrom के रेंज में होगा। तो molecules behave like a dipole, it behaves like a dipole। तो अगर एक मान लो डाइलेक्ट्रिक का सैंपल ले लेते हैं हम, इफ आई टेक ए सैंपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मान लो एक सैंपल ले लिया जाए ऐसे, इसे सैंपल, ठीक है। सो दिस सैंपल, दिस इज डाइलेक्ट्रिक सैंपल, ये इट कैन बी अ पीस ऑफ वुड और पीस ऑफ प्लास्टिक और पीस ऑफ पेपर। मतलब टिपिकल इंसुलेटर क्या है डेली लाइफ में, यू हैव प्लास्टिक इंसुलेटर, प्लास्टिक एज इंसुलेटर, पेपर इज ए इंसुलेटर, वुड इज ए इंसुलेटर। तो एक टिपिकल मटेरियल ले लेते हैं हम लोग इंसुलेटर का, ऐसा इंसुलेटर का मटेरियल ले लिया, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। और वो मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स आर फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू दोज मॉलिक्यूल्स आर डाइपोल्स, वो मॉलिक्यूल डाइपोल है। तो in absence of any external electric field, in absence of an external electric field, मान लो बाहर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, those molecules will be arranged in haphazardous way, irregular fashion में मॉलिक्यूल अरेंज होगा। अच्छा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ कीप इन माइंड कि पोलराइजेशन का थ्योरी बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आप सवाल अच्छा कर पाएंगे। सवाल इसके थोड़े से अलग होते हैं, तो आपको थ्योरी पे अच्छा पकड़ होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक का। मैं बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो रिक्वायर्ड है वही पढ़ा रहा हूँ, तो डोंट स्किप दिस पार्ट, अदरवाइज आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, मतलब आप अच्छा पकड़ नहीं बनेगा इस टॉपिक पे, तो मार्क्स लूज करेगा। और पूरा पढ़िए, देखिए कोई भी चीज़ छोड़ छोड़ के मत पढ़िए, ये मत देखिए कि एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा। अरे आपको थोड़ी पता है एग्ज़ाम में क्या आएगा, एग्जामिनर डिसाइड करता है एग्ज़ाम में क्या आता है। आप थोड़ा सा मान लो थोड़ा अधिक ही पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा, आगे काम ही आएगा। आगे आप रिसर्च में जाओगे, टीचिंग में जाओगे, तो बढ़िया मतलब नॉलेज रहेगा तो अच्छा ही है ना भाई।
जैसे आप क्लास वगैरह में पढ़ाओगे कल के दिन में, मान लो नेट क्वालिफाई करते हैं और लेक्चरर बनते हैं या प्रोफेसर बनते हैं, तो अच्छा नॉलेज होगा तो बहुत नाम होगा। फिजिक्स का अच्छा पढ़ाने वाले लोग बहुत कम है, और जो लोग हैं बड़े फेमस हो जाते हैं, मतलब बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा आपको, सेटिस्फैक्शन भी होगा, बच्चे अप्रिसिएट करेंगे। ठीक है, तो रीड कंप्लीट मतलब बहुत मतलब पूरा पढ़ के आपको ही फायदा होना है ना। तो अगर डाइलेक्ट्रिक है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिकली हम लोग मॉलिक्यूल्स को क्या देख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को वी आर सीइंग मॉलिक्यूल्स एज डाइपोल। तो इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दोज डाइपोल्स विल बी अरेंज्ड इन इरेगुलर फैशन। नहीं, वो इरेगुलर फैशन में अरेंज्ड होगा। In absence of any electric field, they will be arranged in irregular fashion. नहीं, they will be arranged in this irregular fashion, है ना? They will be arranged in irregular fashion. In absence of any electric field, in absence of any electric field, they will be arranged in irregular fashion. अच्छा, अब मान लो इस डाइलेक्ट्रिक को हम, let's suppose we put this dielectric in external electric field, या मान लो बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया। सपोज वी पुट ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वी subject this dielectric to external electric field. Say external electric field is E naught. मान लो एक E naught इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से इसको पुट कर दिया, मतलब हम लोग इस सैंपल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। इफ सपोज डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक एक डाइपोल पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सर्ट फोर्स ऑन डाइपोल, सॉरी, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मान लो ये डाइपोल है आपका, ये क्या करेगा, ये फील्ड एक्सर्ट करेगा, क्या आइए, सॉरी क्या बोल रहा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा। दिस विल एक्सर्ट अ फोर्स, इन फोर्स से एक नेट टॉर्क क्रिएट होगा, नेट टॉर्क क्रिएट होगा। आइए टॉर्क क्या करेगा, ये दिस टॉर्क विल बी गिवन बाय, आइए टॉर्क क्या करेगा, ये टॉर्क जो है इस डाइपोल को फील्ड के अलोंग रोटेट करेगा। इट विल ट्राई टू अलाइन दिस डाइपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये डाइपोल्स पे टॉर्क एक्सर्ट करेगा। ये टॉर्क क्या करेगा, ये टॉर्क इन डाइपोल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन करेगा। इट विल अलाइन दिस डाइपोल्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, इट विल टेक वेरी लेस टाइम इन फैक्ट। तो जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये टॉर्क एक्सर्ट करेगा। ये टॉर्क क्या करेगा, ये टॉर्क जो है डाइपोल को फील्ड के अलोंग अलाइन करेगा। इट विल अलाइन द डाइपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल अलाइन द डाइपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, फाइनली सी व्हाट विल हैपन, ये आपका डायरेक्ट सैंपल है, सारे डाइपोल्स अलाइन हो जाएंगे, सारे डाइपोल्स जो हैं अलाइन हो जाएंगे। यू हैव डाइपोल्स एक्टिंग लाइक दिस, इस तरह से डाइपोल अलाइन हो जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। इस तरह से डाइपोल जो है आपका dipoles will get aligned like this. The dipoles will get aligned like this. इस तरह से डाइपोल अलाइन हो जाएगा। एक और रो बनाते हैं, ठीक है। सो पहले क्या था, इन एसेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइपोल्स वर इरेगुलरली अरेंज्ड था, जिसको जिधर मर्जी है उधर अलाइन था, जिसको जिधर मर्जी है उस ओरिएंटेशन में लाई कर रहा था। जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पुट किया,
वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया, वो डाइपोल पे टॉर्क एग्जर्ट किया, वो डाइपोल पे टॉर्क एग्जर्ट किया, वो टॉर्क क्या कर रहा है, डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन कर देता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन कर देता है। अलाइनमेंट के बाद कैसा दिख रहा है आपको, इस टाइप से दिख रहा है। अब एक चीज समझो, यहां पे जो अलाइन किया है, अब आप इस रीजन को देखो, इस रीजन को देखो, यहां क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये सब कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, सब ओवरलैप कर रहा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब इस डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज अगले डाइपोल का नेगेटिव चार्ज से ओवरलैप कर रहा है, ये सब पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो अंदर में क्या होगा, अगर इस रीजन की बात करें, ए बी सी और डी, तो अगर इस रीजन की बात करें तो सारे डाइपोल्स के चार्जेस ओवरलैप कर रहे हैं, एंड दो चार्जेस विल टेंड टू कैंसिल आउट, वो डाइपोल के चार्जेस जो होंगे अंदर के, जो डाइपोल्स के चार्जेस, ये सब ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा, दे विल ऑल कैंसिल आउट, एंड व्हाट अबाउट दिस, ये रह जाएगा सरफेस पे, ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो सरफेस पे आ गया, इसके आगे तो कोई डाइपोल ही नहीं है, इसके पीछे कोई डाइपोल नहीं है, तो ये चार्जेस रह जाएंगे, ये जो चार्जेस आपके हैं ये वाले, ये सरफेस पे अपीयर हो जाएगा, अंदर के जो बल्क में चार्जेस हैं चूंकि एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद क्या मिलेगा आपको, देखो सिनेरियो क्या दिख जाएगा आपको, ये आपको कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, the charge will cancel out and what you have charge appearing on the surface like this, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, ठीक है, ये ई नॉट के चक्कर में क्या हुआ, ई नॉट जो है एक एक डाइपोल पे टॉर्क एग्जर्ट किया, वो टॉर्क क्या किया, वो टॉर्क जो है सारे डाइपोल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन कर दिया, अलाइनमेंट होने से क्या हो गया, ये जो डाइपोल्स हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये सब ओवरलैप कर रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड फाइनली व्हाट यू हैव, फाइनली you have a charge appearing on the surface, finally you have some charge appearing on the surface of the dielectric, डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे चार्ज अपीयर हो जाएगा, ये चार्ज क्या करेगा, ये चार्ज जो है आपको दी चार्जेस, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश, they are going to produce an internal electric field E dash from, of course, positive charge to negative charge. So net electric field inside will be what? Net electric field inside will be simply equal to E naught external electric field minus E dash. जो net electric field होगा वो external electric field minus the field produced by the charges, जो polarization के जो alignment की वजह से जो charges appear हुआ है, ठीक है, उनका जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगा, उससे क्या होगा, अंदर का फील्ड वीकेन हो जाएगा, अंदर का फील्ड वीकेन हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, पूरा स्टोरी फिर से सुनो, हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक का सैंपल है, वो सैंपल जब हम लोग वी डोंट हैव एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उस सैंपल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम लोग डाइपोल की तरह देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकली, वो मॉलिक्यूल्स इरेगुलरली अलाइन रहेंगे, जैसे ही उस सैंपल को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, जैसे ही उस सैंपल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वो मॉलिक्यूल पे डाइपोल पे टॉर्क एग्जर्ट करेगा, वो टॉर्क क्या करेगा, वो टॉर्क सारे डाइपोल्स को इलेक्ट्रिक जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अलोंग अलाइन करने की कोशिश करेगा, जैसे ही अलाइन होगा अंदर के चार्जेस देखो सब ओवरलैप कर रहे हैं डाइपोल के, ये सब कैंसिल करेंगे बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग इन स्पेस, पॉजिटिव नेगेटिव, तो अंदर में चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा, सो व्हाट विल हैपन, द चार्ज विल अपीयर ऑन द सरफेस, ये सरफेस के चार्ज तो कैंसिल आउट होंगे नहीं, तो वो सरफेस पे अपीयर हो जाएगा, अब ये चार्ज क्या करेंगे, ये चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अंदर में, डाइपोल सॉरी डाइलेक्ट्रिक के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश जो है इसका डायरेक्शन जो होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा अंदर में, वो वीकेन हो जाएगा,
अगर ये काम अलाइनमेंट वगैरह नहीं होता तो अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये सब जो प्रोसेस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल जो हुआ है उसकी वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड गेट वीकेंड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड गेट्स वीकेंड। ठीक है, इफ यू प्लेस द डाइपोल इन अ वैक्यूम रीजन वेयर यू हैव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर यू हैव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। सो व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक? is the alignment of dipoles or the alignment of molecules inside dielectric when it is placed in external electric field, when the dielectric is placed in external electric field, which leads to torque on the dipole, which tends to align these dipoles in the direction of electric field, in the direction of electric field, and thereby leading to emergence of the charges on the surface, which produces an internal electric field in direction opposite to external electric field, and thereby leading to weakening of electric field inside, is called polarization. लिख दें? लिख देते हैं। is the process of alignment of dipoles when the dielectric dipole inside dielectric, ऐसा लिखो, inside when it is placed in an external electric field which exert torque on dipoles, aligning them in the direction of electric field, of external electric field. ठीक है, which produces, leading to emergence of charges on the surface, which produces an internal electric field inside, thereby leading to the weakening of electric field inside. ठीक, लंबा लाइन है बट आई इंक्लूडेड एवरीथिंग है, सब कुछ इंक्लूड कर दिया हमने। तो क्या लिखा है मैंने? इट्स अ प्रोसेस ऑफ alignment of dipole inside dielectric when it is placed in an external electric field which exert torque on the dipoles, aligning them in the direction of external electric field, leading to emergence of charges on the surface of dielectric,
which produces an internal electric field inside and thereby leading to weakening of electric field inside. ठीक है, मतलब the whole story is you have a dielectric, inside you have the molecules which are seen as a dipole in electrostatics, right? जब उसको हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक टॉर्क एक्सर्ट कर रहा है। वो टॉर्क क्या कर रहा है, उन मॉलिक्यूल्स को, उन डाइपोल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है, जिसकी वजह से एक सरफेस पे चार्ज अपीयर हो रहा है और वो चार्ज एक अपना इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है in the direction opposite to external electric field and thereby leading to the weakening of electric field inside. That's all called polarization. इस पूरा प्रोसेस को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है, इस पूरा प्रोसेस को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन. अच्छा, जब ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और आगे तो we will see that you have two kind of charges inside dielectric. जैसे देखो यहाँ ये जो चार्ज अपीयर हुआ, what are these charges? ये चार्जेस बेसिकली मॉलिक्यूल्स के चार्जेस हैं. ये चार्जेस बेसिकली दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मटेरियल. ये चार्जेस देखो मॉलिक्यूल्स के जो ऊपर चार्ज है ना, वो तो अलाइनमेंट की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से सरफेस पे आके दिख रहा है, लेकिन ये चार्जेस मटेरियल का पार्ट एंड पार्सल है. दे आर द चार्जेस which participate in the bonding. ये वो चार्जेस जो कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है. So they are the part and parcel of the material and they appear as a result of polarization. ये पोलराइजेशन की वजह से सरफेस पे आ जा रहा है, तो ऐसे चार्जेस को हम लोग पोलराइजेशन चार्जेस बोलते हैं. और चूंकि ये वो चार्जेस हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर बॉन्डेड टू द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो इसको कई बार लोग बाउंड चार्ज भी बोलते हैं. इसको कई बार लोग बाउंड चार्ज ही बोलते हैं. दे आर कॉल्ड बाउंड चार्ज, BOUND, बाउंड मतलब ये एटम से बॉन्डेड है. दे आर नॉट फ्री टू मूव इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. वो एटम एंड मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है. दे आर बाउंडेड, दे आर नॉट फ्री, ठीक है. इसको बाउंड चार्ज या पोलराइजेशन चार्ज बोलते हैं. और कुछ चार्ज ऐसे भी हो सकते हैं जो हम लोग बाहर से प्लेस करें, बाहर से मटेरियल पर डाल दिया हमने, ठीक है. यहाँ भी डाल सकते हैं, अंदर भी डाल सकते हैं. वी कैन प्लेस इट इनसाइड आल्सो. इंसुलेटर है तो अंदर में चार्ज तो हो ही सकता है ना, स्टैटिक चार्ज. सो इफ यू पुट एनी चार्ज फ्रॉम आउटसाइड, कोई भी बाहर से चार्ज पुट करो, जैसे पेन है, पेन पे हमने बाहर से चार्ज प्लेस कर दिया. अब बाहर से चार्ज प्लेस कर दिया तो ऐसा नहीं है कि वो मॉलिक्यूल्स में जाके घुस जाएगा या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लगेगा, ऐसा नहीं होगा. बाहर से प्लेस करोगे तो वो अपना एंटिटी मेंटेन करेगा, वो किसी एटम के सेल में नहीं चला जाएगा, किसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड में नहीं घुस जाएगा, वो अपना सेपरेट आइडेंटिटी फिर भी मेंटेन करेगा, ठीक है. तो ऐसे चार्ज को हम लोग फ्री चार्जेस, चूंकि वो बाउंडेड नहीं होते हैं किसी मॉलिक्यूल से, एटम से बाहर से जो चार्ज प्लेस करोगे, तो उसको फ्री चार्जेस या उसको एक्सटेनियस चार्ज ही बोलते हैं. एक्सटेनियस बिकॉज दे आर पुट फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से पुट करते हैं. तो दो तरह का चार्ज देखो डाइलेक्ट्रिक में रहेगा. वी हैव टू काइंड ऑफ चार्जेस इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक. वी हैव टू काइंड ऑफ चार्जेस. वन इज फ्री चार्जेस और एक्सटेनियस चार्ज. फ्री चार्ज और एक्सटेनियस चार्ज. अदर इज कॉल्ड बाउंड चार्जेस और पोलराइजेशन चार्जेस. मैंने आपको बताया पोलराइजेशन चार्ज वो चार्ज है जो पोलराइजेशन की वजह से अपीयर हो रहा है. ये चार्ज, the other polarization charges, the other polarization charges, ये polarization charges, they are the part and parcel of material. they are those charges which belongs to material. material का अपना चार्ज होता है, वो तो सरफेस पे आ गया है ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स. तो ये पोलराइजेशन चार्ज, और चूंकि ये बाउंडेड है, एटम से बाउंडेड है,
कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, दे आर आल्सो कॉल्ड बाउंड चार्ज, बाउंड चार्ज। एंड एनी चार्ज विच इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से जो चार्ज दिया हमने वो ऑफ कोर्स वो फ्री ही रहेगा, तब भी अंदर बाहर से देंगे तब भी वो अपना आइडेंटिटी मेंटेन करेगा, वो किसी एटम के अंदर नहीं घुसेगा या किसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड में नहीं जाएगा, तो उसको हम लोग फ्री चार्ज बोलते हैं। और चूंकि वो बाहर से दिए जाते हैं इसलिए उसको एक्सटेनियस भी बोला जाता है, फ्री चार्ज और एक्सटेनियस चार्ज, बाउंड चार्ज और पोलराइजेशन चार्ज। ठीक है, बाउंड चार्ज और पोलराइजेशन चार्ज। ठीक है, ये दो तरह का चार्ज डाइलेक्ट्रिक के अंदर हो सकता है, ये दो तरह का चार्ज जो है डाइलेक्ट्रिक के अंदर हो सकता है। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे सिंप्लिसिटी डेफिनेशन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे अज्यूम किया था कि व्हेन यू प्लेस द मॉलिक्यूल, व्हेन यू प्लेस द डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे के सारे मैंने डाइपोज को अलाइन कर दिया, परफेक्टली अलाइन कर दिया, परफेक्टली अलाइन कर दिया। अब देखो मटेरियल जो है इतना आइडियल नहीं होता है, मटेरियल दुनिया में बहुत तरह के हैं, लॉट्स ऑफ मटेरियल इन द यूनिवर्स, या मिलियंस बिलियंस ऑफ मटेरियल इन द यूनिवर्स, और हम लोग उसमें बहुत कम छोटा सा हिस्सा हम लोग जानते हैं। हम लोग का मैक्सिमम जो कोलैबोरेशन, जो हम लोग का एक्सप्लोरेशन है वो अर्थ पे है ना, हम लोग का नॉलेज जो है अर्थ पे जो मटेरियल पाया था वहाँ तक लिमिटेड है। कुछ मटेरियल मून पे हम लोग जाने होंगे या कुछ हम लोग प्रोब वगैरह भेज रहे हैं दूसरे दूसरे प्लैनेट पे, तो वहाँ का मटेरियल का भी एनालिसिस करता है। सबसे पहला काम अगर किसी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट या प्लैनेट पे जाते हैं, सबसे पहला काम मटेरियल का एनालिसिस होता है। वी आर ऑलवेज वेरी फैसिनेटेड विद द मटेरियल, मटेरियल से हमेशा ही ह्यूमन बीइंग बहुत फैसिनेटेड रहा है, हमेशा ही अलग अलग मटेरियल का तलाश करना या जो एग्जिस्टिंग मटेरियल उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है, ये हमेशा हमारा एक साइंटिफिक क्वेस्ट रहा है। ठीक है, हमेशा ही हम लोग ऐसे मटेरियल के तलाश में है कि इसको लोहा से चिपकाएं तो सोना बन जाए। कहते हैं ना पारस पत्थर इंडिया में हुआ करता था, उसको लोहा से चिपकाएं तो सोना बन जाता है। हालांकि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलो लोग मानते हैं। तो हमेशा ही मैनकाइंड हैज़ ऑलवेज बीन फैसिनेटेड विद वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ मटेरियल्स। मैग्नेट था, मैग्नेट आई थिंक वुड हैव फैसिनेटेड मैनकाइंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, मैग्नेट से काफ़ी फैसिनेटेड रहे होंगे शुरू में। तो मटेरियल हैज़ बीन ऑलवेज आवर फैसिनेशन। तो देयर आर लॉट्स ऑफ मटेरियल इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स का हम लोग बिल्कुल ही एक समझिए एक कण पे रहते हैं। अर्थ क्या है? इट्स जस्ट लाइक ए डस्ट पार्टिकल इन द होल यूनिवर्स। यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके सामने अर्थ एक डस्ट पार्टिकल की तरह है, एंड वी लाई ऑन दैट डस्ट पार्टिकल। और हम लोग अपने आप को इतना समझते हैं कि हम लोग जो बहुत बड़का आदमी है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसी डस्ट पार्टिकल का निवासी हैं। तो हम लोग का जो नॉलेज है मटेरियल का इट्स वेरी लिमिटेड। ठीक है, बट वो लिमिटेड नॉलेज में भी बड़े सारे मटेरियल हम लोग को मिल गए है ना। मतलब अर्थ पे जिन मटेरियल को हम जानते हैं उसमें बड़े तरह के मटेरियल हैं, बड़े तरह के मटेरियल हैं। अब अलग अलग मटेरियल का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हमने एक आइडियल अजम्पशन ले लिया था कि सारे डाइपोज फ्री हैं रोटेट करने के लिए। हम लोग यहाँ पे एक अजम्पशन ले लिए थे कि मॉलिक्यूल्स जो है ना दे आर फ्री टू रोटेट, जो कि हमेशा ऐसा नहीं होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। मॉलिक्यूल्स दे मे नॉट बी फ्री टू रोटेट। मॉलिक्यूल के बीच में भी इंटरेक्शंस होते हैं ना मटेरियल के अंदर। यू हैव लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड द मॉलिक्यूल्स हो सकता है जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको आप डाइपोल की तरह देख रहे हैं वो हो सकता है एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा हो। इंटरेक्शन विल ऑलवेज कंस्ट्रेन यू, इंटरेक्शन हमेशा ही तुमको कंस्ट्रेन करेगा। बात समझो, ये भी बड़ा फिलॉसफी समझो। इंटरेक्शन ऑलवेज कंस्ट्रेन्स यू, इंटरेक्शन किल्स योर फ्रीडम। Your freedom gets compromised when you interact with someone. Your freedom gets compromised when you interact. ठीक है, तो ये सब बेसिक फिलॉसफी है फिजिक्स का। तो बड़े सारे मटेरियल हैं और ये अज्यूम करना कि सारे मॉलिक्यूल बिल्कुल फ्री है कि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आए और हम रोटेट कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब देयर आर मटेरियल्स वेयर द मॉलिक्यूल्स आर नॉट एग्जैक्टली फ्री टू रोटेट। मॉलिक्यूल्स फ्री टू रोटेट नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एकदम फ्री है, बैठा हुआ है कि आओ इलेक्ट्रिक फील्ड बस स्टार्ट करो हम रोटेट कर जाएंगे तुम्हारे अलाउंग, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे एक बड़ा आइडियल अजम्पशन हमने ले लिया था कि डाइपोल्स आर फ्री टू रोटेट एंड द मॉलिक्यूल द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज स्विच्ड ऑन एंड ऑल द मॉलिक्यूल अलाइंड अलोंग वन डायरेक्शन। यूजुअली यू डोंट हैव दिस एवरीवेयर। ठीक है, तो अब इमेजिन करो कि अगर ये मॉलिक्यूल्स इफ दे आर नॉट फ्री टू रोटेट, इफ द रोटेशन इज कंस्ट्रेन्ड, अगर उनका रोटेशन कंस्ट्रेंड होगा फिर क्या होगा? उस केस में जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के अंदर
परफेक्ट कैंसिलेशन नहीं होगा, जो चार्जर का परफेक्ट कैंसिलेशन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, एंड वी एज्यूम कि बीच में कोई भी चार्ज नहीं होगा, बाउंड चार्ज, सारा बाउंड चार्ज सरफेस पे होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बाउंड चार्ज सिर्फ सरफेस पे होगा। अगर मान लो परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं होता है तो यू कैन हैव बाउंड चार्ज इन द वॉल्यूम आल्सो, you can have bound charge in the volume also. So based on distribution of bound charge in the dielectric, we classify dielectric into two parts. Based on the distribution of bound charge in the dielectric, we classify dielectric into two categories. Based on distribution of bound charges inside dielectrics, we classify dielectrics into two parts. One is homogeneous and non-homogeneous. देखो हमारा डेफिनेशन जो हम आपको दे रहे हैं ये हो सकता है मटेरियल साइंस वालों से डिफर करेगा, क्योंकि हम सारा डेफिनेशन जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लोग हैं, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चश्मा पहने हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग को हर जगह चार्ज और फील्ड ही दिख रहा है, हर चीज़ को चार्ज और फील्ड के टर्म्स में हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जो मटेरियल साइंस वालों का डेफिनेशन वो थोड़ा सा होलिस्टिक हो सकता है, वो ज़्यादा समग्र हो सकता है, लेकिन हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चूंकि इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिकली हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट डू यू हैव हियर, होमोजीनियस में बाउंड चार्जेज, होमोजीनियस का मतलब क्या समझते हैं, सब कुछ इन परफेक्ट ऑर्डर, द थिंग्स आर इन परफेक्ट ऑर्डर, स्ट्रक्चरली दे आर इन परफेक्ट ऑर्डर, मतलब बिल्कुल अलाइंड है सब कुछ, ठीक है। तो हियर द बाउंड चार्ज हैव surface distribution only. Here the bound charge have and here apart from surface distribution have surface as well as वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे बाउंड चार्ज का सरफेस एज वेल एज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही रहेगा। यहाँ पे परफेक्ट अलाइनमेंट होगा, परफेक्ट अलाइनमेंट की वजह से बाउंड चार्ज का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे द अलाइनमेंट इज नॉट परफेक्ट, मतलब रोटेशन कंस्ट्रेंट होगा, रोटेशन कंस्ट्रेंट होने की वजह से परफेक्ट कैंसिलेशन नहीं होगा चार्जेस का इनसाइड, तो उस केस में बाउंड चार्ज का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा और सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, ठीक है। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, वहाँ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक को हम लोग दो भाग में क्लासीफाई करते हैं, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, ठीक, समझ में आ रहा है, क्लियर है। और भी हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन सम अदर फैक्टर्स। तो अभी तक हम लोग क्या समझे, अभी तक हम लोग पोलराइजेशन को क्वालिटेटिवली समझ पा रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने पोलराइजेशन को क्वालिटेटिवली डिफाइन किया है। We gave a definition also. Where is the definition? ये definition हम लोगों ने देखा कि polarization is a process where the dipoles get aligned when the dielectric is placed in external electric field. external electric field क्या कर रहा है, डाइपोल्स के ऊपर टॉर्क एक्सर्ट कर रहा है, वो टॉर्क की वजह से क्या हो रहा है, डाइपोल्स अलाइन हो रहे हैं फील्ड के अलॉन्ग, डाइपोल्स का अलाइनमेंट की वजह से क्या हो रहा है, अलाइनमेंट की वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका एक बाउंड चार्ज अपीयर हो रहा है, वो बाउंड चार्ज अपना इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, और वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है, एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड गोज डाउन, ठीक है। अब डाइपोल्स का अलाइनमेंट होगा, तो अगर हम बात करें से इफ आई टॉक अबाउट से स्मॉल रीजन लाइक दिस, अब इस रीजन में हम बात करें कि बताओ नेट डाइपोल मोमेंट क्या है, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा इस रीजन में, मान लो रीजन वॉल्यूम वी का है, तो क्या होगा,
ये सारे डाइपोल्स चूंकि अलाइंड है तो ये सारा पी का मैग्नीट्यूड जुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब ये अलाइंड होगा, परफेक्टली अलाइंड होगा तो सारा डाइपोल तो एक ही डायरेक्शन में लाई करेगा ना। तो वेक्टर्स अगर एक डायरेक्शन में लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट सम होता है, जो सम ऑफ वेक्टर्स होता है, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के प्लस में हो जाएगा। देखो कोई भी वेक्टर, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, अगर ये सेम डायरेक्शन में होगा then the magnitude of a plus b will be maximum, नहीं। और अगर वो सेम डायरेक्शन में नहीं होगा फिर मैग्नीट्यूड जो होगा वो धीरे धीरे फॉल करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे मान लो ये a है और ये b है, इफ इट मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, अब जो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा वो it will go down compared to this. It means more is the alignment, more will be the net dipole moment of this volume. इस अगर एक इमेजिनरी सरफेस अगर कंसिडर कर लिया, इसके अंदर जो वॉल्यूम v है उस वॉल्यूम v का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो अधिक होता जाएगा अगर अलाइनमेंट और अच्छा से अच्छा हो रहा है तो। इफ अलाइनमेंट गोज मोर एंड मोर परफेक्ट, द नेट डाइपोल मोमेंट इन दिस वॉल्यूम v विल बी हायर। अगर अलाइनमेंट उतना परफेक्ट नहीं होता है तो उस केस में डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल्स होंगे, एक्यूट एंगल्स होगा, उस केस में रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो बनेगा उसका मैग्नीट्यूड लेस होता जाएगा। दैट मीन्स इफ मोर इज द अलाइनमेंट, मोर परफेक्ट इज द अलाइनमेंट, बेटर इज द यू कैन से मोर परफेक्ट इज द अलाइनमेंट, मोर इज द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम डाइपोलराइजेशन को डिफाइन करना चाहें क्वांटिटेटिवली, अभी तक जो डिफिनेशन की दिया है हमने वो क्वालिटेटिवली दिया है, बट क्वालिटेटिव डेफिनेशन ही सफिशिएंट नहीं है ना, उसके बाद उसको कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग को क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की जरूरत पड़ता है। कैलकुलेशन करना हो या कंपेयर करना हो, दो मटेरियल को कंपेयर करना हो तो कैसे करो, क्वालिटेटिवली यू कैन नॉट कंपेयर द टू मटेरियल्स इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन। 2 या 10 मटेरियल दे रखा है आपको, 10 मटेरियल का पूछा कि बताओ सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन किस में हो रहा है। मान लो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में 10 मटेरियल रखा हुआ है, आपसे पूछा कि बताओ सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है, सबसे कम किस में हो रहा है। इनफैक्ट इसको अरेंज कर दो, आपको 10 मटेरियल दे दिया और कहा कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको प्लेस करते हैं और हमको बताओ कि सबसे ज़्यादा कौन सा पोलराइज हो रहा है या सबसे कम कौन सा पोलराइज हो रहा है, या किस ऑर्डर में पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन का स्ट्रेंथ क्या है, उसके टर्म्स में आप मटेरियल को अरेंज कर दो। तो वैसे केस में आप सिर्फ क्वालिटेटिव डेफिनेशन से काम नहीं चलाएंगे ना, यू हैव टू डिफाइन द फिनोमेना क्वांटिटेटिवली। अब क्वांटिटेटिव डेफिनेशन शुड नॉट डाइवर्ज फ्रॉम क्वालिटेटिव डेफिनेशन, मतलब क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो है वो क्वालिटेटिव डेफिनेशन से बिल्कुल अलग या डाइवर्जेंट नहीं होना चाहिए, दे मस्ट कन्वर्ज बिकॉज अल्टीमेटली दे आर डिफाइनिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखो जितना अधिक अलाइनमेंट होगा उतना बढ़िया पोलराइजेशन हुआ, जितना परफेक्ट अलाइनमेंट हुआ उतना अधिक पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इज व्हाट, इट्स ऑल अबाउट अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स, इट्स ऑल अबाउट अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल। मोर इज द अलाइनमेंट, more is the surface appearing on the surface, stronger will be the electric field inside and weaker will be the net electric field. जितना अधिक वीकनिंग होगा उतना अधिक पोलराइजेशन हुआ फील्ड का, जितना अधिक वीकनिंग होगा उतना अधिक पोलराइजेशन होगा, उतना अधिक हम कहेंगे मटेरियल पोलराइज हो रहा है, मटेरियल उतना अधिक पोलराइज हो रहा है। अधिक वीकनिंग का मतलब क्या है, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसका स्ट्रेंथ हाई होना। वो स्ट्रेंथ हाई कब होगा, जब आपका बाउंड चार्ज का सरफेस अपेयर हो वो हाई हो। वो हाई कब होगा, जब आपका अलाइनमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। और अलाइनमेंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट भी बढ़ रहा है। तो अगर हमको क्वांटिटेटिवली पोलराइजेशन को डिफाइन करना हुआ तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, आई डिफाइन पोलराइजेशन एज द नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम से क्या हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम से वो जो डेफिनेशन है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी का साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कर देने से ये डेफिनेशन इंट्रिंसिक हो जाता है। पोलराइजेशन विल नॉट डिपेंड ऑन द साइज इन दैट केस, ठीक है। तो कौन सा मटेरियल कितना पोलराइज हो रहा है, ठीक है, तो वो तो मटेरियल का ही बारे में प्रॉपर्टी है ना, वो साइज पे नहीं डिपेंड करना चाहिए। तो डेफिनेशन ऐसा दीजिए कि पोलराइजेशन फिनोमेना के बारे में बताए, उसके साइज वाइज पे उसका डिपेंडेंस सही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, वी डिफाइन पोलराइजेशन एज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वी डिफाइन पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन को हम लोग क्वांटिटेटिवली जो डिफाइन करते हैं, समझो क्वांटिटेटिवली
quantitatively polarization p वेक्टर से डिनोट करता है is numerically equal to the net पॉइंट वॉल्यूम से ये डेफिनेशन जो है ना वो साइज इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन शुड ओनली टॉक अबाउट फिनोमेना, ठीक है। तो हम लोग डिफाइन करते हैं पी इज नेट डाइपोल मोमेंट अपॉन, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और यू कैन से इस डाइपोल में पर यूनिट वॉल्यूम, नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं नेट डाइपोल मोमेंट और यू कैन से number of dipoles per unit volume, dipoles into एवरेज डाइपोल, बहुत सा डाइपोल का बात करें तो एवरेज लिख देते हैं, एवरेज डाइपोल मोमेंट ऑफ ए सिंगल डाइपोल, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो, दिस इज नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कैन बी रिटन एज n, एंड एवरेज डाइपोल, इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, एक सेकंड, we can define in this way, we can define polarization in this way, इस तरह से हम लोग polarization को डिफाइन करेंगे, ठीक है, is equal to number of dipole in point volume into average dipole moment of a single dipole, average dipole moment of a single dipole। हालांकि ये डेफिनेशन कभी हम लोग पोलराइजेशन के कैलकुलेशन में यूज नहीं करते हैं, बट दिस इज डेफिनेशन, डेफिनेशन तो यही है, पर इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि इससे आसान तरीके से हम लोग पोलराइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ये चीज आपको? अच्छा, पोलराइजेशन क्वालिटेटिवली भी आप समझ ही रहे हो कि स्ट्रॉन्गर इज द अलाइनमेंट, stronger will be the, more will be the bound charge appearing on the surface, more is the bound charge appearing on the surface, more will be the internal electric field and more will be the weakening of electric field inside। ये सब समझ में आ रहा है। अब अलाइनमेंट ज़्यादा हो या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? अगर हम लोग कहेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, मतलब ऑन व्हाट फैक्टर्स पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन। If I ask you a simple question, on what factor the polarization of dielectric depends on? So let's talk about this. Factors affecting polarization. The topic is factors affecting polarization. एक डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है, ये इसका जो पोलराइजेशन है, यहां देखिए पहला वाला फोटो पे आता है, कैसे ये है, इस डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन किन चीजों पर डिपेंड करेगा? ऑन व्हाट फैक्टर द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक विल डिपेंड ऑन? द फर्स्ट थिंग जो हम लोग के दिमाग में आता है, ऑफ कोर्स इट विल डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो जितना अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना अधिक टॉर्क एग्जर्ट होगा, और जितना अधिक टॉर्क एग्जर्ट होगा उतना डाइपोल ज़्यादा अलाइन होगा। मतलब कुछ मान लो डाइपोल्स कंस्ट्रेंट भी है, लेकिन वो
थोड़ा बहुत कंस्टेंट है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तो वो जो थोड़ा बहुत कंस्टेंट है उसको भी अलाइन कर देगा, क्योंकि टॉर्क हाई होगा ना, टॉर्क हाई होगा तो थोड़ा बहुत जो कंस्टेंट होगा डाइपोल उसको भी वो अलाइन कर देगा एंड इट विल प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ बाउंड चार्ज। तो द वन थिंग विच इज क्वाइट ऑब्वियस कि द वेरी फर्स्ट थिंग विच P डिपेंड्स ऑन इज P डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, P डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा? अगर मान लो 10 मटेरियल है, 10 तरह का मटेरियल है और 10 मटेरियल को हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। अगर ये एक मटेरियल A है, एक और मटेरियल मान लो B है, एक और मटेरियल मान लो C है, एक और मटेरियल मान लो D है, इन सभी को हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। आई प्लेस देम इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, देन कैन वी एक्सपेक्ट कि ये सबके अंदर सेम अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन होगा? नो, इट इज नॉट। क्यों? क्योंकि अलग अलग मटेरियल का अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग लेवल तक मॉलिक्यूल का रोटेशन कंस्ट्रेंट है, किसी में रोटेशन ज़्यादा कंस्ट्रेंट है, किसी में रोटेशन कम कंस्ट्रेंट है, किसी में बिल्कुल फ्री है अलाइन होने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल हैज़ गॉट डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, and since they have different different structures, the degree to which the molecules are constrained is also different. तो इसका मतलब ये है कि पोलराइजेशन जो है मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। अगर सेम मटेरियल को अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो अलग अलग पोलराइजेशन होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, कम इलेक्ट्रिक फील्ड कम पोलराइजेशन होगा। सेम मटेरियल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेंगे तो पोलराइजेशन चेंज करेगा। और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर अलग अलग मटेरियल रख देंगे तो अलग अलग मटेरियल अलग अलग लेवल तक पोलराइज होगा, अलग अलग लेवल तक पोलराइज होगा। तो पोलराइजेशन मटेरियल के अंदर कितना होगा वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, पहला चीज। और दूसरा चीज जो डिपेंड करेगा दैट इज ऑन द मटेरियल इटसेल्फ, ऑन द मटेरियल इटसेल्फ, राइट। तो इस चीज को मैथमेटिकली देखो हम लोग कैसे लिखते हैं। P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट chi E, where E is the electric field and remember this is not external electric field। जब भी हम लोग किसी फार्मूला में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो रिजल्टेंट ही होता है। ऑफ कोर्स रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिपेंड ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी भी हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं लिखते फार्मूला, कहीं भी फार्मूला देख लोगे आप तो हमेशा ही जब भी लिखा जाता है तो रिजल्टेंट ही लिखा जाता है ना। वी अज्यूम कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स विल डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हाई इज द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हायर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो। बट ये आप ऐसे नहीं लिख सकते कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, ठीक है। ऑफ कोर्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही डिपेंड कर लेगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हाई रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाई रहेगा, क्योंकि वीकनिंग तो अपने एक लेवल तक होगा ना, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा ही फार्मूला में जब भी कोई क्वांटिटी लिखा रहता है तो नेट ही लिखा रहता है, ठीक है। एंड काई इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। कैसे लिखोगे? ये डबल सी हो सकता है, मुझे पता नहीं, देख लेना। डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी ये क्या है? ये मटेरियल को कैरेक्टराइज कर रहा है। इट कैरेक्टराइजेज the strength to which it characterizes the extent to which the material gets polarized in presence of external electric field। नहीं, काई जो है मटेरियल का प्रॉपर्टी है, काई एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है। काई basically characterizes the extent to which the material will get polarized in presence of external electric field। काई जो है it characterizes the
the extent to which material will be polarized when it is placed in external electric field. So chi is a kind of quantity which we assign to different material. अलग अलग मटीरियल को हम लोग असाइन करते हैं. chi is an assigned quantity. Its value is decided by the extent to which material gets polarized when placed in external electric field. मतलब chi is a kind of calibrated quantity. मतलब कि नेचर ने मटेरियल को काई देके नहीं भेजा है यहाँ पे. मतलब कोई पेड़ पौधा या कागज पे देखोगे तो उसमें काई नहीं लिखा रहेगा. नेचर डज नॉट पुट काई ऑन इट. नेचर हैज गिवन इट अ प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन. और जो क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग मटेरियल का कि कौन सा मटेरियल कितना पोलराइज हो रहा है, कौन सा मटेरियल ज़्यादा पोलराइज है, कौन सा मटेरियल कम पोलराइज हो रहा है, इसके बेसिस पे हम लोग काई को असाइन करते हैं. बी असाइन इट. हम लोग असाइन करते हैं. जैसे हम लोगों का नामांकन करते हैं, लोगों के इंटेलिजेंस को कैरेक्टराइज करते हैं एग्जाम लेके, तो ये सब हम लोग का एक्सटर्नल प्रोसीजर है. ये सब हम लोग करते हैं. कोई आदमी किसी नाम के साथ पैदा नहीं हुआ. मैन डजंट कम हियर विथ अ नेम गिवन टू हिम बाय गॉड. नो, वी डू इट. तो ऐसे ही काई जो है हम लोग असाइन करते हैं. जैसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट असाइन करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट असाइन करते हैं, मटेरियल का हार्डनेस असाइन करते हैं, मटेरियल का स्पेसिफिक हीट असाइन करते हैं. तो ऐसे ही जैसे कोई नया मटेरियल पाया गया तो क्या कहता है, वो मटेरियल को लैब में लेके आता है लोग, और लैब में उस पर तरह तरह का टेस्टिंग करता है. पहले देखता है भाई कंडक्टिंग है कि नहीं कंडक्टिंग है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा के देखा कितना करंट प्रोड्यूस हुआ. अगर बहुत हाई करंट प्रोड्यूस हुआ तो इसको हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी असाइन कर दिया, है ना. फिर मेल्ट करके देखेगा, ठीक है, देखेगा कि जल्दी सेम हीट पे मान लो अलग अलग मटेरियल मेल्ट करके उसको मेल्टिंग पॉइंट असाइन कर दिए हैं, तो उसको ही मेल्ट करके देखते हैं. फिर देखते हैं इसको क्या मेल्टिंग पॉइंट असाइन करें. तो उसी क्रम में हम लोग पोलराइजेशन वाला प्रॉपर्टी भी चेक करते हैं कि इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करो और देखो कितना फील्ड वीकन हो रहा है, कितना फील्ड वीकन हो रहा है. और ऑलरेडी तुम्हारे पास तमाम मटेरियल का तुमने काई असाइन कर रखा है. मान लो बहुत सा मटेरियल ऑलरेडी है ना, ए बी सी डी ऐसे बहुत सा मटेरियल है, ठीक है, जिसका तुमने इसी प्रोसेस से कितना फील्ड का वीकनिंग होता है उस हिसाब से कैरेक्टराइज कर रखा है. मान लो सी मटेरियल है जिसका आपने 80 काई असाइन कर दिया, 81 असाइन किया, और एक मटेरियल आपको एक्स मिला नया. अब क्या करेंगे, उस एक्स को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करके इनका काई का वैल्यू असाइन किया है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उस मटेरियल को प्लेस करेंगे एक्स को. ठीक है, अब फिर देखेंगे कि इसमें फील्ड का वीकनिंग कितना हो रहा है. अगर मान लो ऐसा हुआ कि वीकनिंग जो है सी से ज़्यादा है और डी से कम है, मान लो सी मटेरियल में जितना वीकनिंग होता है उससे ज़्यादा वीकनिंग एक्स में हो रहा है, लेकिन जितना डी में होता था उससे कम वीकनिंग हो रहा है, तो उस केस में हम लोग समझ जाएंगे अच्छा इसका जो पोलराइजेशन का एक्सटेंट है वो सी से अधिक है और डी से कम है. यानी इसको हम लोग यहाँ प्लेस कर दिया जाए, गिव इट सम chi as 80.5 और समथिंग लाइक दिस विच कैन बी रिफाइंड फर्दर. इसको प्रोविजनली हम लोग कहेंगे अच्छा 80-81 के बीच में डाल दो, क्योंकि ये सी से ज़्यादा पोलराइज हो रहा है और डी से कम पोलराइज हो रहा है. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है कैरेक्टराइजेशन करते हैं मटेरियल का, कैलिब्रेशन करते हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का. उसी क्रम में हम लोग इसका पोलराइजेशन का भी प्रॉपर्टी को कैरेक्टराइज करते हैं कि भाई कितना पोलराइज हो रहा है, कितना पोलराइज हो रहा है मतलब कितना इसमें फील्ड वीकन होता है. ठीक है, एंड बी गिव इट ए वैल्यू, एक वैल्यू दे दिया हमने कि भाई एक्स है मटेरियल, उसका काई जो है 80.5 है. क्यों भाई,
क्योंकि ये सी जो मटेरियल है उससे ज़्यादा पोलराइज हो रहा है और डी मटेरियल के कंपेरिजन में कम पोलराइज हो रहा है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने से। तो एक कैलिब्रेटेड फिजिकल क्वांटिटी हम लोग असाइन करते हैं, इसको हम लोग असाइन करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कितना एक्सटेंट तक मटेरियल पोलराइज हो रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग काई को असाइन करते हैं। वी असाइन इट एज वी डू इट फॉर अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो, हम लोग इसको असाइन करते हैं काई का वैल्यू। काई क्या कैरेक्टराइज कर रहा है? इट इज कैरेक्टराइजिंग द एक्सटेंट टू विच द मटेरियल गेट्स पोलराइज्ड, the extent to which the material gets polarized, that is characterized by chi। ठीक, अब सारे जितने मटेरियल नेचर में पाए जाते हैं उन सभी को हम लोग काई जो है असाइन कर देंगे, उन सभी को हम लोग काई असाइन कर देंगे। ठीक, तो अच्छा है, मतलब काई हम लोग असाइन कर दिया। अब देखो, जब भी इस तरह का चीज होता है तो एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होता है कि भाई कौन सा ऐसा मटेरियल है इसका काई सबसे हाईएस्ट है, या कौन सा ऐसा मटेरियल है इसका काई लोवेस्ट है। इवन जैसे एग्जाम भी क्लास में होता है, कोई टीचर मान लो टेस्ट लेता है, ठीक है, टेस्ट क्या है? टेस्ट लेना मतलब सारे बच्चों को सेम टेस्ट पेपर दिया जाता है, टेस्ट पेपर अलग नहीं होता है, ठीक है, सेम टेस्ट पेपर दिया गया। अब फिर देखा गया कौन सा बच्चा कितना मार्क्स का क्वेश्चन कर पा रहा है, कितने मार्क्स ला रहा है। तो उससे क्या होता है? उससे बच्चों का जो उस सब्जेक्ट में एप्टीट्यूड होता है वो कैलिब्रेट हो जाता है। भाई फिजिक्स का मान लो, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का हम देखना चाहते हैं कि भाई अभी तक जो पढ़े हैं बच्चे कितना सीखे हैं, ठीक है, कितना तेज हैं। हम क्या करेंगे? एक कॉमन पेपर बनाएंगे और वो कॉमन पेपर सबको हम लोग दे देंगे। अब उतना ही टाइम देंगे, सेम टाइम देंगे, 1 घंटे का पेपर है, 1 घंटे में तुमसे कॉपी छीन लेंगे, ठीक है। तो अब उसमें देखेंगे फिर कितना मार्क्स कौन लाया, उस बेसिस पे हमारे पास एक चार्ट बन जाता है कि अच्छा एक बंदा है जो उसका हाईएस्ट मार्क्स सबसे तेज है, जो जेड है वो सबसे खराब है, उसका मार्क्स बहुत कम है। तो क्लास में 2 लोग बड़े फेमस होते हैं, कोई भी एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, तो 2 पीपल बिकम वेरी फेमस। एक जो उसका टॉपर है, हाईएस्ट मार्क्स है, जो सबसे टॉप किया है, सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया, ही एवरीबॉडी नोज हिम आल्सो। टीचर भी बड़ा इंटरेस्टेड होता है जानने में कि अच्छा मेरे क्लास में सबसे तेज बच्चा कौन है। और दूसरा जो है वो बच्चा है जो सबसे कम मार्क्स लाया, वो भी बड़ा फेमस होता है, वो भी बड़ा फेमस होता है कि भाई इसका सबसे कम है, ये सबसे कम मार्क्स लाने वाला, क्लास में सबसे कमजोर बच्चा और सबसे तेज बच्चा, दे आर नोन टू ऑल। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक तो सबसे तेज है, तो चलो उसका रीजन है कि भाई सबसे तेज है, उसको देख देख के लोग फ्रस्ट्रेट होते रहता है, अरे यार इसका मार्क्स बहुत ज़्यादा है। और जो सबसे कमजोर है उसको देख के खुश होते रहता है कि अच्छा ये तो, इससे तो हमारा बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जो कमजोर है उसको देख के लोग खुश होता है कि भाई देखो हम इससे आगे हैं, और तेज को देख के फ्रस्ट्रेट होते रहता है। तो हमारा ही देखो कॉलेज था IIT BHU, तो मेरा 1710 रैंक था। तो हमारे यहाँ जो रोल नंबर असाइन होता था वो रोल नंबर बाय रैंक वाइज असाइन होता था। ऑल इंडिया रैंक में जो रैंक है उस हिसाब से रोल नंबर असाइन होता था। तो हमारा जो रोल नंबर 1 था उसका शायद 1500 समथिंग रैंक था। ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉनिक से मिल सकता था लेकिन वो इलेक्ट्रिकल ले लिया था। ठीक है, 1500 समथिंग रैंक था, तो वो रोल नंबर 1 था। ठीक, उसको लोग बोलते थे खोलू। हर बैच में खोलू होता था जो ब्रांच को खोलता था, रैंक 1 मतलब रोल नंबर 1। और लास्ट रोल नंबर होता था ढक्कन। ठीक है, जो सबसे लास्ट रोल नंबर किसको होगा? जो जिसका रैंक सबसे क्लास में कम होगा। ढक्कन, खोलू एंड ढक्कन दे आर ऑलवेज फेमस। IIT BHU में आज भी चले जाएंगे तो दे आर ऑलवेज फेमस फॉर एवरी ब्रांच। ठीक है, वो लाइफ लॉन्ग खोलू ही रहता है और लाइफ लॉन्ग ढक्कन ही रहता है। ठीक है, अभी भी हम मिलते हैं तो खोलू ही बोलते हैं उसको। सो यू ऑलवेज सी व्हेन यू कैलिब्रेट समथिंग, चूंकि ये हाईएस्ट और लोवेस्ट उसको रेंज को डिसाइड करता है। जो मार्क्स है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स, सबसे लोवेस्ट मार्क्स, वो जो पूरे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों में ना, उसके रेंज को डिसाइड कर रहा है कि भाई हाईएस्ट हमारे यहाँ है, लोवेस्ट ये है। इसलिए दे आर ऑलवेज वेरी स्पेशल, दे आर ऑलवेज वेरी स्पेशल। तो जब हम लोग यहाँ पे एक काई को कैलिब्रेट कर रहे हैं, काई असाइन कर रहे हैं मटीरियल में, तो वी वुड बी ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि कौन सा ऐसा मटीरियल है नेचर में जिसका काई हाईएस्ट है, और कौन सा ऐसा मटीरियल है नेचर में जिसका काई लोवेस्ट है। Which material in nature has got lowest chi and which material in nature has got highest chi? ठीक है, तो हाईएस्ट काई का अगर बात करें, इसका मतलब है कौन सा ऐसा मटेरियल है जो सबसे अधिक पोलराइज हो रहा है, सबसे अधिक पोलराइज हो रहा है। सबसे अधिक पोलराइज होने का मतलब है कि जिसमें फील्ड का वीकनिंग हाईएस्ट हो, जिसमें फील्ड का वीकनिंग हाईएस्ट हो। अगर उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें
तो उसमें सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वीकनिंग हो रहा है फील्ड का। अब हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वीकनिंग क्या होगा? मतलब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे, मतलब कोई फील्ड का, कोई मान ले हम लोग कोई मटेरियल है, ये मटेरियल है और इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। अब हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वीकनिंग कैन बी व्हाट? हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वीकनिंग कैन बी कि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ई डैश, दैट विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वीकनिंग इज व्हाट? हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वीकनिंग कैन बी द केस वेयर जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो। सो दैट विल बी ए केस ऑफ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वीकनिंग, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि ऐसे मटेरियल का काई हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट मटेरियल? दैट मटेरियल इज बेसिकली कंडक्टर। कंडक्टर में ऐसा होता है, कंडक्टर को आप प्लेस कर दोगे ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इतना चार्जेस सरफेस पे प्रोड्यूस होगा, इतना अमाउंट में चार्ज प्रोड्यूस होगा कि इनका जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो एग्जैक्टली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी जीरो। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल, वेरी वेरी स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल, it's a very very special kind of material. God has made it with special care and it has given special properties. This is one of the special properties. आप कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देंगे, कंडक्टर के अंदर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पोलराइज करने का, मतलब इसके अंदर इनफाइनाइट कैपेसिटी है अपने आप को पोलराइज करने का। ये इतना अपने आप को पोलराइज करेगा कि जो चार्जेस प्रोड्यूस होंगे उन चार्जेस की वजह से जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल एग्जैक्टली कैंसिल आउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयरबाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। नॉट ओनली दिस, अगर आप इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रेज करें, इफ यू रेज दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर एंड मोर चार्ज विल कम अप, और अधिक चार्ज यहां आ जाएगा, ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो और अधिक चार्जेस आ जाएगा and every time this E dash will cancel out E naught। कहने का मतलब है कि आप अगर E naught बढ़ाओगे तो E dash भी बढ़ेगा, आप इसको बढ़ाते जाओ ये और बढ़ता जाएगा, more and more charge will get produced and internal electric field will always cancel out external electric field. So that means conductor has got infinite capacity of getting polarized. Conductor has got infinite capacity of getting polarized. उसके अंदर पोलराइज होने का इनफाइनाइट कैपेसिटी है, ठीक है। वो इसलिए है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर ऑलमोस्ट फ्री, दे आर ऑलमोस्ट फ्री टू मूव, वो चार्जेस अपीयर हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलमोस्ट फ्री टू मूव, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा एंड दे विल अपीयर ऑन द सरफेस लीडिंग टू डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दिस पार्ट। तो लीडिंग टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज हो गया, इधर डिफिशिएंट हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इसका मतलब कंडक्टर हैज गॉट इनफाइनाइट कैपेसिटी ऑफ गेटिंग पोलराइज्ड। तो उस केस में कंडक्टर को काई क्या दोगे आप? एक ऐसा वैल्यू जिससे अधिक कुछ भी ना हो, क्योंकि कंडक्टर से ज्यादा कोई पोलराइज हो ही नहीं सकता है। तो कंडक्टर को जो काई हम लोग देंगे, I'll give काई एज इन्फिनिटी, कहने का इससे अधिक कोई पोलराइज नहीं होगा, ये सबसे ज्यादा यही पोलराइज होता है। तो कंडक्टर इज अ वेरी वेरी स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल वेयर द चार्जेस आर नेग्लिजिबली बाउंडेड, चार्जेस आर फ्री, ऑलमोस्ट फ्री, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ऑलमोस्ट फ्री टू मूव, सो चार्जेस आर नेग्लिजिबली बाउंडेड। इंसुलेटर में क्या है, चार्जेस आर बाउंडेड, कोवेलेंट बॉन्ड है, वो बिल्कुल फ्री नहीं है। कंडक्टर ऐसा है जिसे हम कहते हैं चार्जेस आर फ्री, चार्जेस फ्री बोल दो या बोल दो चार्जेस आर नेग्लिजिबली बाउंडेड, एक ही बात है। द बाउंडेडनेस ऑफ चार्जेस ओवर हियर इज नेग्लिजिबली स्मॉल, इसको बोलेंगे हम पोलराइज बाउंड चार्जेस ही, लेकिन बाउंडेडनेस इज नेग्लिजिबली स्मॉल, बाउंडेडनेस ऑफ चार्ज इज नेग्लिजिबली स्मॉल ओवर हियर, स्मॉल ओवर हियर, ठीक है। तो काई का वैल्यू जो हम लोग असाइन करेंगे दैट इज इन्फिनिटी, काई वैल्यू विल बी इन्फिनिटी, काई का हम लोग इन्फिनिटी वैल्यू देंगे। नाउ सो वन एक्सट्रीमिटी इज, वी गॉट वन एक्सट्रीमिटी, एक एक्सट्रीमिटी तो आ गया, ठीक है, मतलब खोलू आ गया ढक्कन का तला से, ठीक है। अब देखो सबसे कम कौन पोलराइज होगा, सबसे कम कौन पोलराइज होगा?
ऐसा मटेरियल या ऐसा मीडियम जो पोलराइज होता ही ना हो। पोलराइज होने के लिए क्या चाहिए? डाइपोल्स चाहिए, मॉलिक्यूल्स चाहिए। कोई ऐसा मीडियम है जहां ये हो ही नहीं, दैट इज वैक्यूम। वैक्यूम एक ऐसा मीडियम है जहां कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो पोलराइजेशन होगा ही नहीं, जो एक्सटर्नल फील्ड होगा वही रह जाएगा। क्योंकि वैक्यूम एक ऐसा मीडियम है जहां पे मटेरियल ही नहीं होता है, यू डोंट हैव एनी मॉलिक्यूल्स, तो नो सिनेरियो ऑफ पोलराइजेशन विल अराइज। वैक्यूम एक ऐसा मीडियम होगा जहां पे कोई मटेरियल ही नहीं है, इट डजंट कंटेन एनीथिंग। So if you don't have anything, there is no question of polarization. That means whatever electric field is given to that medium, that remains as it is. ठीक है? So I can say vacuum is a medium which does not get polarized. Since it does not get polarized, I'll assign this chi as 0. I'll assign this chi as 0. इसको हम लोग 0 chi assign करेंगे। ठीक है? अब बाकी नेचर में जितने भी मटेरियल होते हैं, नेचर में जितने भी मटेरियल होते हैं, वो कहीं ना कहीं इनके बीच में लाई करेगा। जो भी मटेरियल उठा लो आप, वो वैक्यूम से ज्यादा पोलराइज होगा और कंडक्टर से कम पोलराइज होगा। मतलब उस मटेरियल को आप काई असाइन करेंगे और वो काई का वैल्यू मतलब इन बिटवीन कहीं रहेगा। ठीक है? जैसे वाटर ले लो, वाटर का काई आपका 81 है, इफ आई एम करेक्ट। ठीक है? तो मतलब आप कोई भी मतलब नेचर में कोई भी मटेरियल उठा लो, आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करो, वो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक तो पोलराइज होगा। और वो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन जो होगा वो वैक्यूम से हमेशा ही अधिक होगा और कंडक्टर से हमेशा ही कम होगा। सो यू विल बी एबल टू असाइन काई टू एवरी मटेरियल फाउंड इन नेचर। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिकली वी से एवरी मटेरियल इज डाइलेक्ट्रिक। एवरी मटेरियल इज डाइलेक्ट्रिक with vacuum and conductor standing at the two extremity of a very generalized concept called dielectric. Vacuum and conductor, they are standing at the two extremity of a generalized kind of material called dielectric. Every material found in nature can be classified as dielectric. Even conductors are also very special kind of dielectric with chi equal to infinity. And vacuum is a very special kind of dielectric with chi equal to 0. यहाँ पे chi equal to 0 है और यहाँ पे chi equal to infinity है। और नेचर के सारे मटेरियल कहीं ना कहीं इनके बीच में लाई कर जाएंगे। नेचर में जितने भी मटेरियल है कहीं ना कहीं इनके बीच में लाई कर जाएगा। ठीक है? यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? ठीक है ये? ओके, नाउ ये देखो, हमने यहां लिखा, ठीक है, काई समझ में आ रहा है। काई इज ए कैलिब्रेटेड क्वांटिटी, हम लोग एक्सपेरिमेंटली R&D करके उसको असाइन करते हैं। एंड वी आल्सो सीन द मटेरियल व्हिच हैज गॉट हाईएस्ट काई एंड द मटेरियल व्हिच हैज गॉट लीस्ट काई। ओके, अब यहां आ जाओ। यहां हमने लिखा कि पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप पूछेंगे ठीक है, डिपेंडेंस है, so how you can be sure कि it will depend directly on electric field? Why not it should depend on E square and why not this one? ये डिपेंडेंस क्यों नहीं है? Let's say 1.6. Why it is linearly dependent on E? तो ये डिपेंडेंस भी हो सकता है क्योंकि मटेरियल का संख्या तो अनगिनत मटेरियल इस पूरे यूनिवर्स में है। हम लोग बार बार यूनिवर्स बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कोई अर्थ का साइंस नहीं है, वो पूरे नेचर का सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ जो है अर्थ पे सिर्फ ट्रू है, इट्स होल्ड्स इन एवरीवेयर वेयर द नेचर ऑपरेट्स। ठीक है? तो ऐसा मटेरियल हो सकता है नेचर में जहां ई का डिपेंडेंस ई पे लीनियर ना हो, नॉन लीनियर डिपेंडेंस भी हो सकता है। देयर आर मटेरियल वेयर द पोलराइजेशन डिपेंड्स non-linearly on E. It may depends on E square, E to the power Q or E to the power 1.6, 1.5, anything. ठीक है? So based on the kind of dependence which P has on E, based on the kind of dependence which P has on E, we again classify the material based on the kind of dependence which P has on E.
we classify dielectric into linear and non-linear। ठीक है, यहां पे T depends linearly on E and T depends non-linearly। तो हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं डाइलेक्ट्रिक को, लीनियर डाइलेक्ट्रिक, नॉन लीनियर डाइलेक्ट्रिक। नॉन लीनियर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, यहां पे T का डिपेंडेंस E पे जो है वो लीनियर डिपेंडेंस है, T का E पे लीनियर डिपेंडेंस है, और यहां कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो यहां पे हम लोग कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है, मतलब वो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, अभी तो इस क्लास में थ्योरी पढ़ा रहे हैं, बट दिस सब्जेक्ट इज ऑल न्यूमेरिकल्स, वी हैव टू डू न्यूमेरिकल्स ओवर हियर। तो न्यूमेरिकल्स के लिए एक वेल डिफाइंड रिलेशन जरूरी है, ठीक है, यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड रिलेशन नहीं है, हम कह रहे कुछ भी कैसे भी डिपेंड कर सकता है, तो कैसे भी डिपेंड कर सकता है उस पर हम लोग न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा इस चैप्टर में ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ यही वाला देखेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ लीनियर डाइलेक्ट्रिक पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। वी वॉन्ट बी डिस्कसिंग मोर ऑन नॉन लीनियर वन। तो हम लोग कहीं भी डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो हम लोग लीनियर डिपेंडेंस अज्यूम करेंगे, ठीक है। नॉन लीनियर वाला भी पढ़ा जा सकता है, बट एनीवे यू हैव टू डिफाइन द रिलेशन, अदरवाइज क्वालिटेटिव स्टडी ही किया जा सकता है, क्वांटिटेटिव बात तो नहीं कर सकते ना उस केस में हम लोग, ठीक है। सो वी हैव टू स्टडी लीनियर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो देखो क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस के ऊपर है, एक था आपका कि बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाउंड चार्जेज हम लोगों ने होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस क्लासिफाई किया, ये है बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ डिपेंडेंस विच P हैज ऑन E, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ डिपेंडेंस विच P हैज ऑन E, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, ये जो काई हम लोगों ने डिफाइन किया है, ये काई हमेशा जरूरी नहीं कि स्केलर हो, ये टेंसर भी हो सकता है, ये टेंसर भी हो सकता है। टेंसर हो सकता है मतलब कि ये काई हो सकता है कि एक ही मटेरियल में अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो, ऐसा भी हो सकता है। काई कैन हैव डायरेक्शनल डिपेंडेंस ऑल्सो, जैसे ये मटेरियल आपको दिया हुआ है, अब अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर करे और कोई कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस, इस डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, तो हो सकता है इस डायरेक्शन में अलग पोलराइजेशन का एक्सटेंट हो और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अलग पोलराइजेशन का एक्सटेंट हो। ऐसा हो सकता है कि मटेरियल का काई जो है ना इस डायरेक्शन में अलग हो, इस डायरेक्शन में अलग हो। काई में हैव डायरेक्शनल डिपेंडेंस, काई का डायरेक्शनल डिपेंडेंस हो सकता है, कई ऐसे मटेरियल मिल सकते हैं आपको जिसमें काई में हैव डायरेक्शनल डिपेंडेंस, किसी एक डायरेक्शन में अलग हो, एक डायरेक्शन में अलग हो, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन विल बी डिफरेंट कंपेयर टू एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन व्हिच वी हैव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन में फील्ड, अगर ये फील्ड प्लेस करेंगे तो हो सकता है पोलराइजेशन अलग प्रोड्यूस हो, इस फील्ड में हो सकता है मटेरियल के अंदर, सेम मटेरियल के अंदर अलग पोलराइजेशन हो। So where they differ? They differ in the value of chi. So chi may have the directional dependence. Chi के अंदर directional dependence हो सकता है, ठीक है। तो based on whether chi has got directional dependence or not, based on directional dependence of chi, again we can classify dielectrics into isotropic and anisotropic. Isotropic क्या है? Here chi is same in all direction. यहां पे chi has
काई हैज डायरेक्शन डिपेंडेंस, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में काई का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। इसमें काई का वैल्यू हर डायरेक्शन में सेम है, हर डायरेक्शन में सेम है, ठीक है। यहाँ पे हर डायरेक्शन में सेम है, यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हो सकता है। समझ में आ रहा है चीज आपको? Here chi has got direction dependence. Sorry, here chi has got direction dependence. Here chi does not depend on direction. Chi does not depend on direction. तो देखो, अब अगेन आप बोलोगे कि तुम बहुत शॉर्ट साइटेड डेफिनेशन दे रहे हो, ऐसा नहीं है। आई अंडरस्टैंड। देखो आइसोट्रोपिक एनिसोट्रोपिक जो है मटेरियल साइंस वाले थोड़ा और होलिस्टिक डेफिनेशन देंगे आपको, लेकिन हमको होलिस्टिक डेफिनेशन से मतलब नहीं है, हमको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज डिफाइन करना है, क्योंकि हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। मतलब आइसोट्रोपिक एनिसोट्रोपिक हो सकता है, वो इन जनरल डिफाइन करे कि अदर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी इफ दे हैव डायरेक्शन डिपेंडेंस आई विल कॉल इट एनिसोट्रोपिक, इफ दे डोंट हैव डायरेक्शन डिपेंडेंस आई विल कॉल इट आइसोट्रोपिक। लेकिन हमको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी मतलब नहीं, हमको तो सिर्फ पोलराइजेशन से मतलब है, बिकॉज वी आर स्टडिंग इट इन पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन वाला पार्ट हम देख रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को डिफाइन भी कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग एनिसोट्रोपिक नहीं पढ़ेंगे, वी विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन आइसोट्रोपिक ओनली, ठीक है। हम लोग आइसोट्रोपिक लीनियर डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग ईएम वेव्स पढ़ेंगे, तो ईएम वेव्स में एनिसोट्रोपिक भी पढ़ेंगे हम लोग वहाँ पे। हम लोग देखें वहाँ पे, हम लोग देखें एक काई जो है एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में उसको लिखेंगे, तो वो देखा जाएगा। बट इस चैप्टर में पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक में हम लोग एनिसोट्रोपिक नहीं पढ़ेंगे, वी विल बी कन्फाइनिंग आवरसेल्फ टू आइसोट्रोपिक ओनली, ठीक है। तो तीन तरीके से देखो हमने क्लासीफाई किया बेस्ड ऑन वेदर bound charge has got surface distribution or volume distribution. We classify dielectric into homogeneous and non-homogeneous based on the kind of dependence which P has on E. We classify dielectric linear and non-linear, and based on whether chi has got direction dependence or not, we are classifying dielectric into isotropic and anisotropic, ठीक। ठीक है, तो बहुत हम लोग बात कर लिए देखिए पोलराइजेशन के बारे में। अब थोड़ा सा प्रिसाइजली मतलब कैलकुलेशन पार्ट पे आया जाए कि कैसे हम लोग पोलराइजेशन वगैरह कैलकुलेट करेंगे और कैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। पोलराइजेशन वगैरह का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वीकेंड हो रहा है, वीकेंड होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेशन होगा, इन सब चीज़ों पर भी थोड़ा बात कर लिया जाए, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट पे अगर आएंगे तो वी हैव टू डिफाइन सर्टेन लॉज ऑल्सो, कुछ जो मैथमेटिकल चीज़ें हैं उसको भी डिफाइन किया जाए। एंड द फर्स्ट थिंग which helps you in calculating these fields, electric field and polarization, the first thing which we have to study is Gauss law of polarization. इसे गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, ऐसे ही गॉस लॉ ऑफ पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन को हम लोग P वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? It says the flux of polarization P across any closed Gaussian surface S is numerically equal to the net bound charge enclosed by it with negative sign. Negative sign. Mathematically, I can write like this, where N is an outward drawn
यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू एस, राइट, ऐसा हम लिख सकते हैं। The flux of polarization P across any closed Gaussian surface S is numerically equal to the net bound charge enclosed by it with negative sign. अब ये नेगेटिव साइन कैसे आता है उसके लिए आपको इसका डेरिवेशन देखना पड़ेगा। इसका डेरिवेशन था बहुत चाटू टाइप का, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको अगर बहुत इंटरेस्ट है तो बुक में देख लीजिए, बुक में इसका डेफिनेशन है सब, ठीक है। सॉरी, मतलब डेरिवेशन है, डेरिवेशन इट्स नॉट सो मैथमेटिकल, बहुत थ्योरेटिकल टाइप का डेरिवेशन होता है, इंटरेस्टिंग नहीं है, जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हाँ, बट ये आपको याद रखना है, द फ्लक्स ऑफ पोलराइजेशन P अक्रॉस एनी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। गॉस लॉ पढ़ लीजिएगा आप इस चैप्टर को करने के पहले, यू ऑलवेज सी द लेक्चर्स ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अदरवाइज दिक्कत होगा आपको। कई सारी चीज़ हम लोग गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किए हैं, वो यहाँ पे नहीं करेंगे। हम मान के चले हैं कि आप गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रखे हैं। इस चैप्टर को करते समय आई हैव अ अजम्पशन कि यू हैव ऑलरेडी डन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पूरे लेक्चर्स मैंने बना रखे हैं, जस्ट गो थ्रू देम। सो द फ्लक्स ऑफ पोलराइजेशन P अक्रॉस एनी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस है it should be closed, right, is numerically equal to net bound charge enclosed by it with negative sign. मतलब net bound charge, this is net bound charge enclosed, और उस पर पहले माइनस साइन पुट कर दिया। where n is an outward drawn unit normal vector to S, where n is an outward drawn unit normal vector to S. समझ में आ रहा है जी आपको? So Gauss law of polarization is basically this. Gauss law polarization is this, right? इसको डिफरेंशियल फॉर्म में पुट कर सकते हैं। We can apply गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मैंने आपको बताया था गॉस लॉ में। If f is a function, a vector function of position, which is continuous and has got continuous first partial derivative at each and every point in the region enclosed by S, then the surface integral of f across any closed Gaussian surface will be equal to the volume integral of its divergence, ऐसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। And since the integral is 0 for volume enclosed by any arbitrary चूंकि वॉल्यूम इंटीग्रल 0 है for volume enclosed by any arbitrary closed surface, that means the integrand must be 0. Since it is 0, the integrand must be 0. ये देखो, जब डिफरेंशियल फॉर्म गॉस लॉ पढ़ रहे थे ना हम लोग, इसका मैंने काफी डिस्कस भी किया था। इट विल हैपन ओनली व्हेन मस्ट बी 0। डिफरेंशियल फॉर्म गॉस लॉ में मैंने बताया था आपको कि चूंकि ये कैसे, मतलब ये अज्यूम कर रहा है, सिंस द इंटीग्रल इज 0 फॉर वॉल्यूम इनक्लूड एनी आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस। अगर ये इक्का दुक्का वॉल्यूम के लिए होता फिर नहीं कर सकता था, लेकिन सिंस दिस इज 0 फॉर वॉल्यूम इनक्लूड एनी आर्बिट्ररी क्लोज सरफेस, so that will happen only when the integrand is 0, ठीक है। और यहां से हम लोग को गॉस लॉ पोलराइजेशन का डिफरेंशियल फॉर्म मिल जाता है। दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ पोलराइजेशन।
form of differential form of Gauss law polarization, ठीक है, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ पोलराइजेशन, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है चीज, डिफरेंशियल फॉर्म, ये कहाँ आपको हेल्प करेगा, कई बार क्या है ना, आपको बाउंड चार्ज का वॉल्यूम डेंसिटी निकालने के लिए आएगा, तो बाउंड चार्ज का वॉल्यूम डेंसिटी निकालने में आपको काम आ जाएगा, आपको पोलराइजेशन P नोन होगा तो उसका डाइवर्जेंस लेके आप बाउंड चार्ज का वॉल्यूम डेंसिटी निकाल सकते हैं। You can always find the bound charge of volume density by this formula. This will help you in finding the bound charge of volume density. Sorry, the volume density of bound charge. Volume density of bound charge. So this is Gauss law polarization. Gauss law polarization. ठीक है, हमने पीछे Gauss law of electric field भी पढ़ा है, उसको भी एक बार लिख लेते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है, बस जो अप्लाई करेंगे तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब लेट्स सी गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमने पढ़ा है अभी, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या बोल रहा था, एक और एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, पढ़े हैं पूरा हम लोग। इट सेज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E across any closed Gaussian surfaces, the flux of electric field E across any closed Gaussian S is equal to the net charge enclosed divided by permittivity of free space, that is where n is outward drawn normal. अब ये जो हमने गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, तो यहाँ पे उन्होंने क्या था, Q इज नेट चार्ज इनक्लोज्ड, नेट चार्ज इनक्लोज्ड। अब याद करो, जब भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सवाल करते थे तो उसमें लिखते थे द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल इज अज्यूम्ड टू बी यूनिटी, उस पर आएंगे हम लोग। तो वहाँ पे हम लोग अज्यूम करते थे कि पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, हम लोग कहते हैं चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो क्या है, वो फ्री चार्ज होता था, द चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्फीयर और द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। तो चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब चार्ज Q जो है बाहर से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो दे आर बेसिकली फ्री चार्जेज। अब वो फ्री चार्जेज है तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जो फ्री चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में मटेरियल पोलराइज होगा, पोलराइज होगा तो बाउंड चार्ज भी अपीयर होगा, तो हम लोग बाउंड चार्ज वहाँ कंसिडर नहीं कर रहे थे। जब हम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो गॉसियन सरफेस के अंदर जो बाउंड चार्जेज है वो हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे थे, हम लोग मान के चल रहे थे कि पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, जो कि एक्चुअली ऐसा नहीं है, हमेशा होता है, हमेशा होता है। लेकिन उस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में एक ब्लैंकेट अजम्पशन हम लोग लेके चल रहे थे कि डोंट हैव एनी पोलराइजेशन एंड वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ एज्यूमिंग देयर इज नो पोलराइजेशन हैपनिंग, ठीक है, एज्यूमिंग देयर इज नो पोलराइजेशन हैपनिंग। बट वो एक अजम्पशन था विच इज़ नॉट वैलिड, वो उस चैप्टर में इसलिए जरूरी था क्योंकि हम लोग पोलराइजेशन पढ़े नहीं थे उस टाइम, ठीक है। अब पोलराइजेशन पढ़ने के लिए गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना जरूरी है, ठीक है, तो पोलराइजेशन उसमें नहीं पढ़े थे, तो ये अजम्पशन हम लोग लेके चल रहे थे। बट अब वो अजम्पशन वैलिड नहीं होगा क्योंकि अब हम पोलराइजेशन पढ़ रहे हैं, पोलराइजेशन पढ़ रहे हैं तो ऐसा अजम्पशन नहीं ले सकते ना कि पोलराइजेशन हो ही नहीं रहा, जो वही चीज़ ही पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि पोलराइजेशन हो रहा है
and this Q will consist of QF free charge and bound charge also. ये जो चार्ज इनक्लोज है इट विल बी पार्टली फ्री चार्ज, इट विल बी पार्टली बाउंड चार्ज। ठीक है, कुछ फ्री चार्ज भी हो सकता है, बाउंड चार्ज भी हो सकता है। मतलब चूंकि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वहां भी सही था, तो बोल ही रहा है कि नेट चार्ज इनक्लोज, ये तो बोल नहीं रहा है कि फ्री चार्ज सिर्फ लो। वो तो हम लोग ले रहे थे क्योंकि हम लोग पोलराइजेशन उसमें पढ़े नहीं थे और उस पूरे चैप्टर में एक एजम्पशन लेके हम लोग चल रहे थे। अब वो देखेंगे वही क्वेश्चन हम लोग फिर से करेंगे, एक दो क्वेश्चन, और देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगा, मतलब वो वीकेंड होने के बाद आएगा, जो पोलराइजेशन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा। जैसे हम लोग ये क्वेश्चन किए थे ना एक, कि भाई निकालो एक स्फेयर ले लिया था और उसके अंदर चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आया था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे, फिर से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एंड वी विल सी दैट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम डिफरेंट, बिकॉज वहाँ पे हमने बाउंड चार्ज लिया ही नहीं था, क्योंकि ये जब ये फ्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसका जो फील्ड होगा ये इस डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करेगा, पोलराइज करेगा तो बाउंड चार्ज अपीयर होगा, बाउंड चार्ज अपीयर होगा तो वो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे हमने यह अजम्पशन लिया था कि पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन अब वो अजम्पशन वैलिड अजम्पशन नहीं होगा। अब मान के चलेंगे कि पोलराइजेशन भी हो रहा है। अब पोलराइजेशन हो रहा है ये अज्यूम करते हुए अगर गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लगाओगे, then this charge enclosed will consist of both kind of charge, free charge enclosed and bound charge enclosed, free charge and bound charge। अब देखो, अब जो आपका डेफिनेशन ये है, that will be, it will consist of free charge and bound charge। ठीक है, तो ऐसे आएगा। और हम लोग के पास क्या है, और हम लोग के पास ये है, एक हम लोग एक रिलेशन भी हमारे पास है। अब देखो, इफ आई कम टू द क्वेश्चंस, दो तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर में यूजुअली आपको पूछेगा। एक तो पूछेगा आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए या पोलराइजेशन निकालने के लिए, और दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो बाउंड चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पे होगा, कि जो बाउंड चार्ज डेवलप हुआ है, जो पोलराइजेशन की वजह से बाउंड चार्ज अपीयर हुआ है, जो पोलराइजेशन की वजह से बाउंड चार्ज अपीयर हुआ है, उसका आप वॉल्यूम डेंसिटी निकाल लो या सरफेस डेंसिटी निकाल लो, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपका। ठीक है, तो पहला सेट ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपसे पूछा कि भाई आप P बताओ या इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, आपको क्या दिया रहेगा, आपको बाहर से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना वो दे देगा। ऑफकोर्स आपको बाहर से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि वो हमेशा दिया रहेगा, बाहर से वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाउंड चार्ज तो अपने आप अपीयर होता है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, वो एक फेनोमेना का आउटकम है। बाउंड चार्ज जो है एक फेनोमेना का आउटकम है, तो वो आपको नहीं देगा, वो तो पोलराइजेशन फेनोमेना का आउटकम, वो निकालना पड़ेगा आपको। आपको बाउंड चार्ज नहीं दिया रहेगा, आपको हमेशा ही फ्री चार्ज दिया रहेगा। और हम लोग मान के चले कि हम लोग लीनियर डाइलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको काई भी दिया रहेगा, काई विल आल्सो बी नोन टू यू, क्योंकि काई हम लोग असाइन करते हैं, तो हर मटेरियल का काई मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो काई वहाँ से मिल जाता है। तो आपको क्या गिवन रहेगा, आपको फ्री चार्ज दिया रहेगा और आपको काई दिया रहेगा, और ये रिलेशन आपको, ये तीनों नोन रहेगा, ये सब आपको पता है। ठीक है, अब यू आर गिवन व्हाट, यू आर गिवन QF, यू आर गिवन काई आल्सो, ये गिवन रहेगा यूजुअली। अब ये इंफॉर्मेशन और ये फार्मूला जो अवेलेबल है, इसको यूज करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और आपको पोलराइजेशन निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर गॉस लॉ पे आए तो हमें जो है ये दिया हुआ है, लेकिन ये जो है आपको नहीं पता, ये आपको नहीं पता है। ठीक है, ये आपको मालूम नहीं है। मतलब यहाँ भी देखो, पहले क्या था कि जो गॉस लॉ लगा रहे थे, राइट हैंड साइड कंप्लीटली नोन था और एक बेहतर गॉसियन सरफेस लेके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। बट यहाँ क्या हो रहा है कि राइट हैंड साइड में भी पूरा नोन नहीं है, राइट हैंड साइड में भी सिर्फ QF नोन है, QB नोन नहीं है, QF नोन है, QB नोन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे तो आपको P भी नहीं पता है, QB भी नहीं पता है, QB तो निकालेंगे ना आप, ये फार्मूला जरूर पता है। तो क्या अप्रोच होगा फिर, आपको गिवन रहेगा सिर्फ काई और
आपको फ्री चार्ज नोन रहेगा, फ्री चार्ज गिवन रहेगा, ठीक है, और एक पी और ई में रिलेशन जरूर आपको पता है। तो अब इन इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट करके हाउ विल यू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ विल यू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, आपको बाउंड चार्ज पता नहीं है तो हाउ विल यू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या अप्रोच रहेगा वो, देखिए हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन जो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में राइट हैंड साइड में दोनों है, क्यूबी और क्यूएफ दोनों है। आपको क्या पता है, सिर्फ आपको सिर्फ क्यूएफ पता है, आपको सिर्फ क्यूएफ पता है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे जो नोन चीजें हैं इनको मैनिपुलेट करेंगे, और मैनिपुलेट करके एक बढ़िया स्टेज पे पहुंचेंगे, एक बढ़िया फार्मूला निकालेंगे जहां से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन दोनों निकाल पाएंगे विद द गिवन इंफॉर्मेशन। बस मैंने क्या करने जा रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट दीज नोन थिंग्स, राइट, and arrive at certain place where we would be able to find electric field and polarization from the known physical quantities. Known physical quantities क्या है, chi and qf, ठीक है। So we are doing manipulation, a kind of manipulation to arrive at some good thing, ठीक है, from where we can calculate electric field। देखो इसको एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, this is ऑलराइट। अब QB क्या है, what is QB? QB is ये, इसको इधर लेके आऊं, प्लस QF, इसको हम लोग जोड़ देते हैं, डॉट ये देखिए ये थोड़ा बढ़िया आ गया, मतलब हम लोग को QF नोन है, QF चूंकि नोन है तो एक अच्छा गॉसियन सरफेस चूज करके, एक अच्छा गॉसियन चूज करके ये क्वांटिटी हम लोग निकाल सकते हैं। चूंकि QF हमेशा हमें नोन रहेगा, QF हमेशा हम लोग को मालूम रहेगा, तो एक बढ़िया गॉसियन सरफेस चूज करके इस क्वांटिटी को एक साथ हम लोग निकाल पाएंगे हमेशा। इस क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं एज डी वेक्टर, ठीक है, we define it as D vector, where D is and it is called electric displacement or D vector or ऑक्सिलरी फील्ड, ऐसे हम लोग बोल देते हैं। सो वी अराइव एट गॉस लॉ ऑफ डी वेक्टर। डी वेक्टर कोई मतलब डिवाइन क्वांटिटी नहीं है, ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है। जो डिवाइन क्वांटिटी हो तो ई और पी है, ई और पी जो है भगवान ने बनाया है। डी हम लोगों ने अपने कन्वीनियंस के लिए डिफाइन किया, वी हैव डिफाइंड डी फॉर आवर कन्वीनियंस, हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए डी को डिफाइन किया। सो वी अराइव एट गॉस लॉ ऑफ डी वेक्टर। देखेंगे हम लोग कैसे ये चीजों को कन्वीनियंट बनाएगा, वी विल सी हाउ दिस विल मेक द होल थिंग वेरी कन्वीनियंट। गॉस लॉ ऑफ, ये क्या है, यही जो अभी डिफाइन किया, द फ्लक्स ऑफ डी वेक्टर across any closed Gaussian surface is equal to
net free charge enclosed. Okay, d dot, and of course n is outward drawn unit normal vector to S. N is an outward drawn unit normal वेक्टर टू एस। अब देखिए जो आपको दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, आपको फ्री चार्ज दिया हुआ है, तो वहां से आप डी वेक्टर निकाल सकते हो। अब आप कहोगे डी वेक्टर निकाल के क्या करेंगे, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और हमें पोलराइजेशन निकालना है। तो देखो डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन तो क्यूएफ से नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज देयर यू नीड क्यूबी, और क्यूबी आपको नोन नहीं है। ठीक है, क्यूबी आपको नोन नहीं है, तो क्यूबी तो डायरेक्टली नहीं नोन है, तो आप डायरेक्टली तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं निकाल सकते और पोलराइजेशन भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों का गॉस लॉ में क्यूबी इन्वॉल्व है, दोनों का गॉस लॉ में क्यूबी इन्वॉल्व है। तो अभी क्या निकाल सकते हैं, आप डी निकाल सकते हैं। अब डी निकालने का देखो फायदा क्या होगा, व्हाट विल बी बेनिफिट ऑफ गेटिंग डी वेक्टर। एक बार आप डी वेक्टर निकाल लोगे, व्हाट इज डी वेक्टर, डी वेक्टर इज बेसिकली एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। और आपको एक चीज पता है, यू आर गिवन दिस, आपको ये रिलेशन पता है। देखो यहां पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोग लीनियर डाइलेक्ट्रिक ही कंसिडर कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग ओनली लीनियर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और काई चूंकि असाइन किया जाता है बाहर से, तो काई हर मटेरियल का नोन होता है, चार्ट में अवेलेबल है, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। How we can use it? See, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। So this can be written as epsilon naught 1 plus chi e. This, and इसको हम लोग epsilon r बोलते हैं, where epsilon r is 1 plus pi chi, and it is called dielectric constant or relative permittivity of material, right? तो चूंकि आपको काई पता है तो एप्सिलॉन आर भी पता है एक तरह से, और फिजिकली काई एंड एप्सिलॉन आर दे आर नॉट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स वाइज देखा जाए तो काई और एप्सिलॉन आर जो है वो कोई अलग फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि बस न्यूमेरिकली ही तो डिफर कर रहा है। मतलब काई रिप्रेजेंट्स एक्सटेंट टू विच द डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड, and epsilon are also represent the same thing। भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में एक जोड़ देने से वो फिजिकल क्वांटिटी अलग नहीं हो जाता है, उस फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू बदलता है। जैसे मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं, अब 50 बच्चों का जो है हाइट मेजर किया जाए और एक चार्ट बनाया जाए 50 का, और एक कॉलम में नाम लिखा जाए और अगर बगल वाले कॉलम में उसका हाइट लिखा दिया जाए, तो हाइट क्या बता रहा है, वो जो कैलकुलेशन बता रहा है कि कौन सा बच्चा किस सीक्वेंस में उनका हाइट है। अब उन सभी में मान लो 1 सेंटीमीटर हम जोड़ देते हैं, तो वो चार्ट कुछ अलग चीज नहीं बताएगा, बस न्यूमेरिक वैल्यू बदल गया है, लेकिन रिप्रेजेंट तो वही चीज कर रहा है ना जो पहले कर रहा था। या मान लो एग्जाम लेते हैं और 50 बच्चों का मार्क्स लिख देते हैं कॉलम में, और सभी के मार्क्स में 1 जोड़ देते हैं। मान लो बाद में पता चला कि एक क्वेश्चन ही गलत था, ठीक है, तो सभी के मार्क्स में 1 ऐड कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा, पहले भी वो जो बता रहा था वो भी वही चीज बता रहा है। तो इसलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिक वैल्यू 1 जोड़ देने से उसका सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू बदलेगा, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं बदलेगा। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ chi and epsilon are same, in fact the quantity itself is same, both are representing same thing, both are representing the extent to which material will get polarized when they are placed in electric field। दोनों ही रिप्रेजेंट करेगा the extent to which the material is getting polarized
ये बताएगा आपको। सो काई एंड एप्सिलॉन आर दे डिफर बाय न्यूमेरिक वैल्यू 1 but physical significance is same. They represent same thing physically, right? They represent the same thing. So you know chi, you know epsilon r. You know chi, you know epsilon r. अब यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा, जब हम लोग गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ हम लोग हमेशा क्वेश्चन के अंदर में लिखा देखते थे कि we assume relative permittivity to be unity. We assuming chi को epsilon r को हम लोग डायरेक्टिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ही बोलते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज यूनिटी का क्या मतलब है? मीन्स यू आर अज्यूमिंग काई टू बी जीरो। यू आर अज्यूमिंग काई टू बी जीरो मीन्स यू शुड नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन द पोलराइजेशन पार्ट। आप अज्यूम कर रहे हैं कि काई जीरो है, मतलब यू आर अज्यूमिंग कि पोलराइजेशन हो ही नहीं रहा है। उस पूरे चैप्टर में ये एक अजम्पशन और लेके चल रहे थे कि पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, और उस बेसिस पे हम लोग सारा कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? सो यू अंडरस्टैंड what does this line mean? Relative permittivity assumed to be unity. Assumed to be unity means chi is assumed to be zero. It means we are not taking into consideration the polarization part. ठीक है? Okay, so epsilon r is called dielectric constant. Epsilon r is called dielectric constant. अब देखो, अब सही हो गया। D क्या है? D is epsilon naught epsilon r E, where epsilon r is 1 plus chi. P क्या है? P is epsilon naught chi E, and chi is nothing but epsilon r minus 1 E. आपको गिवन क्या है? You are given free charge and also its distribution, of course. फ्री चार्ज और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो देगा आपको, and its distribution. और क्या दिया हुआ है? एन epsilon r, या तो epsilon r या काई, जो भी बोल दो। चूंकि काई हम लोग कैलिब्रेटेड क्वांटिटी है, असाइन करते हैं तो वो नोन रहता है। तो फ्री चार्ज दिया हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, और epsilon r दिया हुआ। तो यहां से अब अगर हमसे पूछे कि बताओ P निकालो और E निकालो, पोलराइजेशन निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो हमारा अप्रोच क्या होगा? हमारा अप्रोच होगा कि हम पहले D निकालेंगे। आपसे P पूछे या E पूछे, आप पहले क्या निकालेंगे? पहले आप D निकालेंगे, स्टेप 1। एक बार D नोन हो जाएगा, देन फ्रॉम हियर यू विल बी एबल टू फाइंड E। यहां से E निकल जाएगा, ठीक। एक बार E निकल जाएगा तो यहां पे आप प्लेस कर देंगे तो आपका P भी निकल जाएगा, आपका P भी निकल जाएगा। समझ में आ रहा है चीज आपको? यू अंडरस्टैंड द अप्रोच? व्हेन यू आर गिवन फ्री चार्जेस और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या पोलराइजेशन निकालना हो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या पोलराइजेशन निकालना हो, in that case the very first thing you are going to do is you find D. पहले आप D निकालो using Gauss law of D vector and make use of course symmetry of the free charge distribution and all that. बढ़िया है, Gaussian सर्विस चूज करके आप D वेक्टर निकाल लो। एक बार D वेक्टर निकल जाएगा, उसके बाद इसको यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो वहां से आपका P भी निकल जाएगा। So this will be our approach. The step 1 would be to find D vector, then you find electric field, and then you find polarization. ठीक है, so I think I stop over here. Next class में हम लोग जो है कुछ केसेस लेंगे जहाँ पे हम लोग will use all these things, ये सब यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और पोलराइजेशन भी निकालेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है इस पे। और रिमेंबर दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी समझना भी बहुत ज़रूरी है। आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो क्या कर रहे हैं उसका समझ होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही खाली फार्मूला बैठा के न्यूमेरिकल नहीं करना है। टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन यू मस्ट अंडरस्टैंड द थ्योरी, और समझेंगे क्वेश्चन को तभी आप कर भी पाएंगे। तो ठीक है, तो इसको पूरा देखिए, थोड़ा लंबा वीडियो बना है बट यू सी इट कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोलराइजेशन निकालेंगे। सो यू आर वॉचिंग द चैनल टी विद्या फिजिक्स, और जो भी स्टूडेंट IIT JAM CS नेट या
ग्रेजुएशन कर रहे हैं फिजिक्स से, फिजिक्स सब्जेक्ट है उनके ग्रेजुएशन में, तो वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इवन वो लोग भी जो हायर फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको फिजिक्स अच्छा लगता है, पढ़ना चाहते हैं, वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब चैनल थोड़ा नया है, so if you are liking these videos, you also tell others and guide them to subscribe this channel. Okay, thank you very much and have a good day.